फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के जो अंदर हम लोग बात करते हैं, जो हमारा बेंडिंग इक्वेशन निकला हुआ था उसका एनालिसिस करेंगे और स्ट्रेंथ क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो वहां पर हमने डिजाइन क्राइटेरिया को लेकर बात किया था, और इस डिजाइन क्राइटेरिया में जैसा कि हमने देखा होगा, एक जो हमारे पास आ रहा था, दो तरीके से हमारा डिजाइन क्राइटेरिया होता है। एक जो हमारा होता है डेट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, और दूसरा हमारे पास रिजिडिटी क्राइटेरिया था। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को लेके बात करने वाला हूँ, और आपसे जो ज्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट, वो आपका स्ट्रेंथ क्राइटेरिया मतलब इस वीडियो से आपके पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रेंथ क्राइटेरिया क्या होता है, इसके अलावा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जैसा कि हमने देखा हुआ है, जो हमारा एक्सियल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू जो निकल कर आती है, एक्सियल स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास क्या आता था, P/A। ये याद है कौन सा कंडीशन था, जो आपका बीम है तो उस पे जब हमारा एक्सियल लोडिंग लगता था उस केस के लिए। उसी तरीके से इसका जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो कितना आएगा, मतलब ये वैल्यू हमको निकालनी है, और इस वैल्यू को निकालने के लिए आपको पता है बेंडिंग स्ट्रेस का मतलब ये कि कहीं ना कहीं इक्वल एंड अपोजिट क्या आता था, फोर्स आता था, जो आपको मोमेंट कपल क्रिएट करता था। तो ये जो हमारा, इसके चलते हमारा बेंडिंग स्ट्रेस कितना आएगा, इस चीज को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग बेंडिंग इक्वेशन को देखते हैं कि हमारा बेंडिंग इक्वेशन क्या निकल कर आता है। तो बेंडिंग इक्वेशंस की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन, ठीक है, ये आपको तो मैं आपको शुरू दिन ही बोला था, जिस दिन मैंने आपको डिराइव करके दिया हुआ है कि बेटा इसको चार्ट जाना फॉर्मूले को। बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है, M/I डेट इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, और ये जो सिग्मा है डेट इज द बेंडिंग स्ट्रेस। ये जो आपको सिग्मा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा बाई वाई विच इज इक्वल टू E/R, ठीक है। तो ये जो हमको मिला हुआ है, दिस इज द बेंडिंग इक्वेशन। अच्छा, ये जो M है डेट इज द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, खैर आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, बेंडिंग इक्वेशंस अगर मुझे निकालना हो तो इस बेंडिंग इक्वेशन को मैं दो तरीके के फॉर्म में निकाल सकता हूँ। एक मेरा सिग्मा बी को M के साथ और एक सिग्मा बी को E के फॉर्मेट में। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज मान लीजिए इस पोर्शन को मैं दे देता हूँ डेट इज द A, इस पोर्शन को हम लोग देते हैं डेट इज द B, और इस पोर्शन को हम लोग दे देते हैं C, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन A एंड B का एनालिसिस करते हैं, फिर हम लोग जाएंगे B और C की तरफ, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B। तो A एंड B में आप दोनों को इक्वेट करिए और देखिए क्या कुछ रिजल्ट मिल रहा है। ये आपको मिलेगा डेट इज द M/I विच इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा, सिग्मा B/Y, यही तो मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस निकालूं सिग्मा बी, तो सिग्मा बी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा M/Y/I, ठीक है। ये जो हमको मिला है, दिस इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस। मतलब ये मेरा बेंडिंग स्ट्रेस कब कैलकुलेट होगा, जब मुझे क्या इस मोमेंट का फॉर्म मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा चीज यहाँ पर देखिए, ये जो मेरे पास Y और I, कहीं ना कहीं अगर आपको Y हो तो यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए, ध्यान रखिएगा, बेंडिंग स्ट्रेस अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो उस केस में मोमेंट तो जो आपका एक्ट कर रहा है, डेफिनेटली Y आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, मैक्सिमम। Y मैक्सिमम होगा तभी तो बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम आना है, डिवाइड बाई I क्या है आपका, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट क्या था आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही तो था I। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा बेंडिंग स्ट्रेस क्या मिला हुआ है, इस कंडीशन में बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम का केस है। अब सुनिए, ये जो मैं Y को लेके बात कर रहा हूँ, ये Y क्या था, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर हमको जो Y जो मिला हुआ था, ये Y क्या था, जैसे मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है, दिस इज द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन पे अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको मैं इस टर्म्स को अगर डिफाइन करना चाहूँ तो सबसे पहला बात, ये क्रॉस सेक्शन है, तो आपको जो बॉडी दिख रही है एक्चुअली आपकी बॉडी ऐसी है, ठीक है, और ये आपको क्या मिल रहा है, क्रॉस सेक्शन इस तरीके से। तो मोमेंट जो लग रहा होगा तो ये ऐसा लग रहा होगा, ये जो आपकी बॉडी है, इस बॉडी में मोमेंट जो है इस तरीके से लग रहा होगा। तो मोमेंट की कहानी तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए, बात करते हैं Y और I की कहानी। I आपका क्या था, न्यूटन एक्सिस के अबाउट जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारे पास एक्सिस मिला हुआ है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस। ये जो हमको एक्सिस मिला हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस। नेक्स्ट चीज आपका y
y आपका क्या था, न्यूट्रल एक्सिस से जो आपका डिस्टेंस था, न्यूट्रल एक्सिस से आपका जो डिस्टेंस है दैट इज y, और y मैक्सिमम की बात करेगा तो डेफिनेटली ये जब आप सरफेस पे पहुंच जाओगे इस पोर्शन पे, तो यहाँ पर आपको y क्या मिलेगा, y आपको मिलेगा मैक्सिमम। ये जो आप सरफेस पे पहुंचोगे तो y आपको क्या दिखेगा, मैक्सिमम। क्लियर है? तो ये हमारे पास एक न्यूट्रल एक्सिस हो गया। न्यूट्रल एक्सिस से इधर से हम लोग y के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और यहाँ पे आपको जो बढ़ा हुआ है दैट इज द y मैक्सिमम। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो हमारे पास है बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम को लेके आया हुआ है। अब देखिए कहीं ना कहीं y की बात करेंगे तो सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लूं यहाँ पर कि सपोज मान लीजिए कि इसका जो डेप्थ है, ध्यान दीजिएगा, इसका डेप्थ हम लोग d ले लेते हैं और इसका जो विड्थ है इसको हम लोग b ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको y जो मिलेगा, y आपको क्या मिलेगा, y मैक्सिमम की वैल्यू d/2। कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पर, जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, y मैक्सिमम की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, दैट इज इक्वल टू d/2, यही तो मिलेगा। और अगर मैं IN न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट अगर आप लोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, दिस इज द BD/12, यही तो होता है। तो ये आपको मिलेगा बेस और d आपका हाइट, तो BD/12। कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें आपके क्या है, डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ये जो आपका दोनों है डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जो I है ये बेंडिंग स्ट्रेस को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जस्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू ये आपको मिलेगा दैट इज इक्वल टू m, ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस है तो ये आपको मिला m, और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको मिलेगा I ऑफ Na डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, y ऑफ मैक्सिमम, यही तो मिलेगा। जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो क्या होता है, ये m डिवाइड बाई I/y, ठीक है। और I/Na/y जो लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड z। तो ये हमारे पास हो गया m/z, ठीक है। और ये जो m/ जो z हमको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड, ये जो आपका z है, अब सुनिए यहाँ पर जो हमारा z को डिफाइन किया गया है, z को बोला क्या जाता है, तो यहाँ पर जो आपका z है, z इज कॉल्ड सेक्शन मॉडुलस। ये जो आपका z है, इस z को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सेक्शन मॉडुलस। और ये जो z है, z की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई है, दैट इज इक्वल टू INA। तो ये आपके पास z क्या है, INA डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, y ऑफ मैक्सिमम। क्लियर है चीज? ये आपको फ्रेंड्स ध्यान में रखना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्शन मॉडुलस। ये जो सेक्शन मॉडुलस हमको दिख रहा है इसका आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस कहां पर यूज किया जाता है, कभी भी सेक्शन मॉडुलस को डिफाइन किया जाता है स्ट्रेंथ के लिए। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि इस बॉडी का स्ट्रेंथ कितना होगा, मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज पूछा था, इस बॉडी का अगर आपको स्ट्रेंथ निकालने बोल दिया जाए तो क्या करोगे, स्ट्रेंथ मतलब क्या निकालोगे, इसका डायल, लेंथ, विड्थ, हाइट क्या निकालोगे। कभी भी आपको किसी भी बॉडी के लिए स्ट्रेंथ निकालने बोलता है तो आप कैलकुलेट करोगे सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस निकालने के बाद आपको समझ में आएगा कि इस बॉडी का स्ट्रेंथ कितना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए सीधी सी बात है, सेक्शन मॉडुलस जब आप निकालोगे तो हाई सेक्शन मॉडुलस रखना अच्छा है कि लो। तो यहाँ पर अगर देखिए मैं सिग्मा बी इक्वल टू बात करूं तो सिग्मा बी अगर यहाँ पर डेफिनेटली अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो सिग्मा बी मिनिमम के लिए आप देखोगे यहाँ पर, देखो सिग्मा बी मुझे क्या चाहिए, मिनिमम, तो m/ यहाँ पर आपको z क्या मिलना चाहिए, z मैक्सिमम मिलना चाहिए। सीधी सी बात है, मतलब यहाँ पर आपको जो सिग्मा बी है, सिग्मा बी की वैल्यू कब मिलेगी, कब, जब जो सेक्शन मॉडुलस आया हुआ सेक्शन मॉडुलस आपको क्या मिलना चाहिए, हाई। मतलब किसी भी बॉडी के लिए डेफिनेटली जब आप डिजाइन करोगे तो उस बॉडी के अंदर जो बेंडिंग स्ट्रेस है ये कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए। डेफिनेटली कोई भी अगर आप डिजाइन करते हो तो उस बॉडी के अंदर जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो आपका कम होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि स्ट्रेस क्या है आपका कम होना चाहिए। स्ट्रेस कम होने का मतलब उस बॉडी के अंदर आप देखोगे तो सेक्शन मॉडुलस आपका ऑलरेडी बढ़ जाएगा। मतलब ये जो आपका सेक्शन मॉडुलस की बात किया जाए तो फॉर द सेफर डिजाइन, फॉर द बेस्ट डिजाइन, always we have to try to design that the section modulus of the any body should be high। ठीक है, जितना आप ज्यादा सेक्शन मॉडुलस को मेंटेन कर पाओगे दैट इज गुड। तो कभी भी अगर आपसे स्ट्रेंथ की बात की जाए, ठीक है, ये जो अगर हमसे बात करता है स्ट्रेंथ के लिए, तो अगर आपकी कोई भी बॉडी के लिए अगर हम लोग बात करें कि मुझे स्ट्रेंथ को हाई देना है, तो स्ट्रेंथ को हाई देने का मतलब उस बॉडी के अंदर जो सेक्शन मॉडुलस है उस सेक्शन मॉडुलस आपको हाई मिलना चाहिए। और ये जो हमारा सेक्शन मॉडुलस Z जो हमने निकाला हुआ है I/y, ये आपके अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग होगा। इसका मैं आपको एक अलग से टेबल दूंगा जिसके बारे में हम लोग इस पे बात करेंगे।
ठीक है, अलग से टेबल में हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, जहां पर मैं अलग अलग क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर, हॉलो, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ट्राइंगल, सबके लिए हम लोग क्या है वो चीज को निकालना सीखेंगे। फिलहाल हमको ये देखना है कि अगर मुझे कभी भी किसी भी बॉडी के लिए बेंडिंग स्ट्रेस के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर मैं बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए कहानी कर सकता हूँ, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको, किसी भी प्लेन पर अगर आपको निकालना हो बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा, तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगाइए और कहानी खत्म करिए। ठीक है, और कभी भी आपको मान लीजिए कि आपको 3 सेक्शन दिया और बोलेगा कि किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। एक एग्जांपल के लिए हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है स्क्वायर, ठीक है, ये आपको स्क्वायर दिया है, सॉरी एक आपको सर्कल है, रेक्टेंगुलर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, एक आपको यहाँ पर हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं और एक हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगुलर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमको क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। इस क्रॉस सेक्शन में अगर आपसे बोलेगा कि किस स्ट्रेस में, डेफिनेटली अगर आपको ये ऑप्शन यूज करने मिले तो आप कौन सा यूज करोगे? सबसे पहले आप यहाँ पे क्या चेक करोगे? बेंडिंग स्ट्रेस लिखोगे, बेंडिंग स्ट्रेस किसका कम है। या दूसरा चीज, बेंडिंग स्ट्रेस मत चेक करो, सीधा आप सेक्शन मॉडुलस चेक कर लो, कहानी खत्म। ठीक है, देखो अगर मान लो कहीं पर पर्टिकुलर लोड लग रहा है, मान लो कोई अगर आपका 100 यूनिट का आपका मोमेंट एक्ट कर रहा है, तो मोमेंट का क्राइटेरिया तो फिक्स हो गया। अगर आपको सपोज बोल दिया जाए कि तीनों मटेरियल का वॉल्यूम भी सेम है, वॉल्यूम सेम मतलब अगर आपको मान लीजिए 10 kg का मटेरियल दिया है तो आपको बोला है कि भैया मेरे पास 10 kg मटेरियल है और 100 न्यूटन का लोड लग रहा है। अब मुझे नहीं पता 10 kg मटेरियल में ही आपको डिजाइन करना है, कहानी समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपके हाथ में कोई 10 kg मटेरियल देके चले गया और वो बोला कि भैया मुझे 100 न्यूटन लोड के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो आप जो 100 आपके पास जो 10 kg मटेरियल आपके हाथ लगा, वो 10 kg में आप कौन सा सेक्शन डिजाइन करके वहां पर यूज करोगे? तो ये आपके पास नंबर्स ऑफ सेक्शन है, अलग अलग टाइप के सेक्शन है। तो बात है कि कौन सा डिजाइन हमको यूज करना ज्यादा बेस्ट है और क्यों। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको यहाँ पर Z कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो आपको Z कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा चीज, Z कैलकुलेट करने की अगर बात किया जाए तो देखो Z इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, जैसा कि हमने देखा है I/Y। क्लियर है? आता है आपकी क्या इच्छा है? आपकी इच्छा है Z को बढ़ाने का। ठीक है, लो भैया Z बढ़ाएंगे हम लोग डेफिनेटली, ताकि बेंडिंग स्ट्रेस कम हो। Z बढ़ाने का मतलब कहीं ना कहीं जो I ऑफ N है, दैट इज द न्यूट्रल एक्सिस, ये INA आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जो आपका I है, आपकी बॉडी का डिजाइन ऐसा रहना चाहिए जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई मिले। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो आपका INA है, ये INA, अगेन मैं आपको INA कितना होगा इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको मैं फिजिकली आपको चेक करना बता देता हूं कि किसी भी मटेरियल के लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे चेक कर सकते हो। अगर आप किसी भी बॉडी के अंदर अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखना चाह रहे हो, कोई भी अगर आपके पास बॉडी है, उस बॉडी के अंदर अगर आप देखना चाह रहे हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा किसका कम, अभी मैं आपको ये आइडेंटिफाई करना बता रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्जैक्टली कैलकुलेट करना बता दूंगा कि I कैलकुलेट होता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर खैर आपको पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूं कि ये जो I है देख के आप कैसे जज कर सकते हो। देखो मान लीजिए कि सपोज तीनों का हाइट सेम है, ये आपका एक न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये जो हमारे पास क्या न्यूट्रल एक्सिस हो गया। किसी भी बॉडी के लिए I की वैल्यू ज्यादा होगी कब? जब इसके न्यूट्रल एक्सिस पे मटेरियल का डिपोजिशन कम हो और मटेरियल न्यूट्रल एक्सिस से जितना दूर जाओगे उतना आपको मटेरियल ज्यादा मिले। एग्जांपल्स के लिए देखिए, अगर मैं इस पे बात करूं तो यहाँ देखिए, जब न्यूट्रल एक्सिस से दूर जा रहे हो तो मटेरियल कम हो गया है, न्यूट्रल एक्सिस पे मटेरियल ज्यादा भर गया है। दिख रहा है ना ये चीज? ठीक है, तो डेफिनेटली इसका I उतना मजेदार आपको नहीं मिलेगा, मजेदार का मतलब इससे कम मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी मटेरियल ज्यादा है, ऊपर भी है, लेकिन इसके कंपेयर में सरफेस पे अगर मटेरियल ज्यादा है तो डेफिनेटली सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, तो ये आपका कहीं ना कहीं न्यूट्रल एक्सिस पे कम हुआ होगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर भी क्या है, न्यूट्रल एक्सिस पे आपका कम है और ऊपर जाके आपका क्या है, ज्यादा है। मतलब देखो सीधी सी बात है, आप न्यूट्रल एक्सिस से जितना दूर जाओगे ना, आपका मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल का जो डिपोजिशन है, मतलब मटेरियल जो जमा हो रहा है वो उतना दूर होना चाहिए, उस सेक्शन के लिए सबसे बेस्ट I होता है। ठीक है, मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालते हो सबसे बेस्ट, अगर आपको याद हो, बाकी मैं आगे बात करूंगा, ठीक है, अगर आपको याद हो तो हम लोग I सेक्शन को बेस्ट क्रॉस सेक्शन मान के चलते हैं। ये जो हमारे पास I है, इस I को बेस्ट क्रॉस सेक्शन मान के चलते हैं। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में आगे। यहाँ पर क्यों मानते हैं बेस्ट सेक्शन? क्योंकि देखो यहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल के लिए अगर आप I सेक्शन डिजाइन करोगे ना, तो ये सबसे बेस्ट डिजाइन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये देखो,
न्यूट्रल एक्सिस के आसपास मटेरियल का डिपोजिशन कम है और इससे दूर जाओगे तो मटेरियल का जो डिपोजिशन है वो आपको ज्यादा मिला है। इसका मतलब ये है कि इस सेक्शन के लिए आई सबसे बेस्ट मिलेगा, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। और ये जो आपको आई मिल रहा है ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई होगा, तो डेफिनेटली जेड आपको यहाँ पर ज्यादा मिलेगा। क्लियर? तो खैर इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारा मेन एम था क्या कि अगर मुझे स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, स्ट्रेंथ को बढ़ाने का मतलब सेक्शन मॉडुलस को बढ़ाना है, सेक्शन मॉडुलस को बढ़ाने का मतलब आई की वैल्यू बढ़ानी है। तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ पे कंक्लूजन निकालना चाहूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, वो बॉडी जिसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस आपका जितना ज्यादा होगा वो बॉडी उतना ही सेफ डिजाइन होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस कम आएगा। तो आई एन ए ज्यादा होने का मतलब कहीं ना कहीं सीधा सीधा बेंडिंग स्ट्रेस कम हुआ, और बेंडिंग स्ट्रेस कम होने का मतलब बॉडी के अंदर जो सेफ डिजाइन था उसका क्राइटेरिया आपको बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आपकी बॉडी है, ये बॉडी का आपका जो डिजाइन जो सेफ डिजाइन आपका बेंडिंग स्ट्रेस कम हुआ है, तो सेफ डिजाइन के चांसेस आपके उतने ही ज्यादा होंगे। क्लियर है? तो ये देखिए जो हमने बात किया हुआ है, तो सबसे पहला चीज अभी तक हमने जो देखा है यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस को निकालना सीखा है इन द फॉर्म ऑफ मोमेंट और सेक्शन मॉडुलस के फॉर्म में। और कभी भी अगर आपको स्ट्रेंथ की बात किया जाए कि बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा, तो मोमेंट के केस में आप ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। डेफिनेटली ये चीजें बहुत ज्यादा यूज होती है, यहाँ से कई बार आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हालांकि ये जो टॉपिक है अभी लेंदी टॉपिक है, इसको 2-3 वीडियो में कंटिन्यू बैक टू बैक जाके हम लोग कवर करेंगे। ये जो हमारा पोर्शन चल रहा है यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सिग्मा बी है, बेंडिंग स्ट्रेस ए और बी को हमने इक्वेट किया था, तो फाइनली मुझको जो कहानी मिली ये कहानी मिला हुआ है, रिजल्ट हमको ये मिला हुआ है। दूसरा कंडीशन हम लोग ये बात कर सकते हैं क्या कि जो सिग्मा बी और आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, तो ई के फॉर्मेट में अगर निकालना हो तो क्या मिलेगा यहाँ पर, जैसे बी और सी को अगर मैं इक्वेट करना चाहूँ। अच्छा, एक सेक्शन जो बताया हूँ इसमें आप देख के बता सकते हो ना कि वैसे आई की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी। अगर हम लोग नॉर्मली कंडीशंस पे बात करें तो बेंडिंग स्ट्रेस इसमें सबसे ज्यादा जो मिलेगा आपको किस सेक्शन के लिए मिलेगा, ये आपको मिलेगा आई सेक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करोगे तो बेंडिंग स्ट्रेस, सॉरी नॉट बेंडिंग स्ट्रेस, ये आपको आई सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। वैसे सबसे बेस्ट डिजाइन देखोगे तो ये आपका सबसे आई सेक्शन का बेस्ट डिजाइन है। ठीक है, ये जो आपको डिजाइन दिख रहा है ये सबसे आपको बेस्ट डिजाइन मिलेगा, और सबसे खत्म डिजाइन, वर्स्ट डिजाइन अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा सर्कुलर का। ठीक है, ये आपको जो डिजाइन है सबसे वर्स्ट डिजाइन मिलेगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं, जैसा कि अभी मैं सेक्शन के बारे में बात तो करूंगा, फिलहाल आते हैं हम लोग यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस जो ई और वाई आर के फॉर्मेट में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस को कैलकुलेट करना चाहूँ तो देखिए एक और फॉर्मूला हमारे पास, मतलब जैसे हमने ए और बी को इक्वेट किया था उसी तरीके से हम लोग बी और सी को भी इक्वेट कर सकते हैं। तो बी और सी को अगर आप इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन बी और सी को लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी, फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी, तो अगर आप इस सिनारियो पे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा दैट इज द सिग्मा बी बाई वाई दैट इज इक्वल टू आपको क्या दिखेगा ई बाई आर। तो यहाँ पे अगर मैं सिग्मा बी को लेकर बात करूं तो सिग्मा बी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, दिस इज द ई वाई बाई आर। तो ये लीजिए आपके पास एक बेंडिंग स्ट्रेस का एक और आपको इक्वेशन मिला, ये आपको जो मिला है ई वाई और आर के फॉर्मेट में मिला हुआ है। ठीक है, वहां पर जो हमको इक्वेशन मिला था वो डेफिनेटली आपका क्या था, बेंडिंग स्ट्रेस जो आपको मिला था ये आपको मोमेंट के फॉर्म में था। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं ई वाई बाई आर के फॉर्मेट में बात हो रहा है। अब समझिए यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस अगर आपका क्या है बढ़ेगा तो उस केस में कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं ई। अच्छा, y की अगर बात करें तो y आपका डायमेंशन है, व्हाट इज r, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई भी जैसे आपकी बॉडी होती है उस बॉडी के लिए जैसा कि हम लोग बात करें तो बेंडिंग स्ट्रेस की जो कहानी होगी हमारे पास, देखो ये जो हमको मिला हुआ है E, व्हाट इज E, E इज द यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल। ये तो आपका ऑलरेडी मटेरियल के लिए क्या है, फिक्स है। कोई भी अगर आप एक बार मटेरियल ले लोगे तो उसके लिए यंग मॉडुलस तो आपका फिक्स हो जाएगा। बात करते हैं y की वैल्यू को लेकर, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या, y की वैल्यू अगर आपकी बढ़ेगी, व्हाट इज y आपको डायग्राम से क्लियर होगा। तो ये अगर आपकी y बढ़ेगी तो y बढ़ने के साथ आपका बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, बढ़ेगा। जितना ज्यादा आप y की वैल्यू बढ़ाओगे डेफिनेटली बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ेगा। दूसरा चीज
रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपको याद हो तो ये मेरे पास एक न्यूट्रल एक्सिस था, ये जैसा मेरे पास एक बीम था, और जब हमने इसको बेंड किया था तो ये हमारे पास तो एक एक्सिस था, लेकिन जब हमने बेंड किया तो एक बेंड कुछ इस तरीके से हुआ था, ये हमारे पास कुछ बेंडिंग था ना, तो ये अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको कुछ मिला हुआ था इस तरीके से, ये जो हमको मिला हुआ है ये हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिला हुआ था, यही तो था। और ये एंगल आपको कितना मिला हुआ है, थीटा, ठीक है। ये जो एंगल है ये पूरा एंगल नहीं था, ये आपका थीटा था, और ये आपका एंगल कितना थीटा, जो भी हम लोग ले रहे थे। तो ये जो हमारे पास कंडीशन मिला हुआ है, ये जो हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बस यहाँ पर वही बात करना है हमको कि ये जो हमने ई वाई बाई आर लिखा हुआ है, y की वैल्यू को बढ़ाओगे तो बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ेगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आप बढ़ाओगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पैरामीटर अगर आप देखोगे, यहाँ पे लिखता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आप बढ़ाओगे तो उस कंडीशन पे आपको जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हमको कंडीशन मिला हुआ, डेफिनेटली आपको देखेंगे तो अलग अलग सिनारियों के लिए जो चीजें दिख रही हैं, तो यहाँ पर जो आप इक्वेशन बी और सी को जब आप इक्वेट करोगे तो इक्वेट करने के बाद आपको ये सब सिनारियो जो दिखेगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सिग्मा और ये जो आपको y दिख रहा है इस कंडीशंस को लेकर, जैसे हमने क्या है ये m को लेके बात किया हुआ है, ये आप a और c को भी जैसे इक्वेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक और कंक्लूजन मिलेगा। और आते हैं उस कंक्लूजन पे, देखो a और c जैसे हमने यहाँ पे बात किया तो बेंडिंग स्ट्रेस आपको क्या मिला, ई वाई बाई आर, ठीक है। यहाँ पर एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेट करते हैं क्या, ये अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे बात करें फ्रॉम इक्वेशन a एंड c, तो इस केस में अगर हम लोग बात करें तो देखो a आपके पास क्या है, डेट इज द m बाई आई विच इज इक्वल टू, ये हम लोग लिख सकते हैं e बाई आर। तो यहाँ पर जब आप m मोमेंट निकालोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू ई आई बाई आर, यही तो मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये जो हमको कंडीशन मिला m इक्वल टू ई आई बाई आर, तो यहाँ पर जो ई आई है, ई आई को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ये जो आपके पास ई आई आया हुआ है, इस पोर्शन को देखें, इस पोर्शन को थोड़ा में रफ करने की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर आप ई आई को डिफाइन करना चाहते हो तो ई आई को देखिए हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मोमेंट जो आपको दिख रहा है ई आई बाई आर, और यहाँ पर जो हमारा ई आई वाला टर्म्स है यहाँ पर लिखते हैं इसको, ये जो हमारे पास पोर्शन ई आई मिला हुआ है, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ये हम लोग क्या बोलते हैं इसको, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। अब ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्यों बोला जा रहा है समझिए, जैसा कि हमने बात किया हुआ था कि हमारे पास दो तरीके का डिजाइन था, एक हमारे पास स्ट्रेंथ क्राइटेरिया था, एक हमारे पास क्या था, रिजिडिटी क्राइटेरिया। रिजिडिटी क्राइटेरिया का ये मतलब है कि वो कितना रिजिड है, मतलब ड्यूरिंग जब आप मोमेंट अप्लाई कर रहे हो या बेंड हो रहा है तो उस टाइम वो कितना रिजिड है, कितना सस्टेन कर पा रहा है बेंडिंग को, दैट इज कॉल्ड रिजिडिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर जैसा हमने स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को लेके बात किया हुआ है, नेक्स्ट पैरामीटर पे अब हम लोग बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड रिजिडिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड रिजिडिटी क्राइटेरिया। तो रिजिडिटी क्राइटेरिया के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको क्या क्या चीजें दिखेगी, m बाई आई इक्वल टू ई बाई आर, ठीक है, ये आपको इक्वेशन मिला हुआ है। यहाँ पर जो हमने ई आई को लेके बात किया हुआ, ये हमारे पास क्या है, डेट इज द ई आई, डेट इज कॉल्ड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ये कितना आपका रिजिड है, अगर आपको याद हो, हालांकि हम लोग डिफ्लेक्शन को लेके बात करने वाले हैं। आप किसी भी चीज के लिए जब आप डिफ्लेक्शन निकालते हो तो जैसे मान लीजिए कि आपका कैंटिलीवर बीम है जिस पे आप बेंडिंग लगा रहे हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ये आपका कैंटिलीवर बीम है, अगर आप इस पे डब्ल्यू लोड लगा रहे हो, पी लोड लगा रहे हो, तो याद है इसके चलते आपको डिफ्लेक्शन कितना मिलता है, नहीं याद है, कोई बात नहीं, सब आगे पढ़ना है। जस्ट मैं आपको एक रिलेट करके बता रहा हूँ, डेल इक्वल टू क्या होता है, डेट इज पी एल क्यू अपॉन 3 ई आई, यही आता है। यहाँ पर एक चीज देखो आप, ये जो ई आई आपको टर्म्स दिख रहा है, ये जो आप देख रहे हो ई आई आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो हमको ई आई दिख रहा है, ये ई आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, यही है आपका। और आप यहाँ से ये देख पा रहे होंगे क्या कि अगर मेरा ई आई की वैल्यू बढ़ जाए तो डेफिनेटली बेंडिंग या डिफ्लेक्शन, ये डेफिनेटली क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरीके से जैसा हमने ई आई को लिखा है, अगर आपको याद हो तो अब मैं यहाँ पर देखिए आपको कंपेयर करके दे रहा हूँ क्या,
ये आपके पास मान लीजिए कोई बॉडी है, इस बॉडी में जब हमने लोड लगाया था एक्सियल लोड, तो यहाँ पर डेल इक्वल टू हमको क्या मिला था, डेट इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, यही मिला था ई। अच्छा, और इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि ये आपके पास कोई बेंडिंग है, ऐसा आपका कोई लोड लग रहा है, तो इस कंडीशन में जो डिफ्लेक्शन है, जो भी वैल्यू आ रहा है हमको नहीं पता है, मैं यहाँ पर बस ये लिख दे रहा हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपको क्या मिलेगा, ई आई मिलेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे ए ई, तो अगेन ये क्या है, देखो ये जितना ज्यादा ए की वैल्यू होगी उतना डिफ्लेक्शन कम होगा, जितना ज्यादा ई आई की वैल्यू होगी उतना डिफ्लेक्शन कम होगा। आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि यहाँ पर बॉडी के अंदर डिफ्लेक्शन कम से कम हो। तो डेफिनेटली ये जो आपका ए है, ए कहीं ना कहीं रिजिडिटी शो कर रहा है, ई आई भी रिजिडिटी शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ए है ये एक्सियल लोड के कारण था, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉल्ड एक्सियल रिजिडिटी। ये जो आपको लोड दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, डेट इज कॉल्ड एक्सियल रिजिडिटी। और ई आई को लेके अगर हम लोग बात करें तो ये आपको क्या दिखेगा, ये जैसा एक्सियल रिजिडिटी है, इस तरीके से ये आपको क्या दिखेगा, डेट इज कॉल्ड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ये जो आपको दिखेगा, ये आपको क्या दिखेगा, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। दोनों के बीच में डिफरेंस ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों जो रिजिडिटी, कहीं भी आपको रिजिडिटी नाम का वर्ड दिखा तो आप सीधा सीधा समझ जाइए क्या कि ये जो आपकी बॉडी है डिफ्लेक्शन का अपोज कर रही है। ये जो आपकी बॉडी है ये आपका क्या डिफ्लेक्शन का अपोज कर रही है। यहाँ एक्सियल लोड के कारण था, यहाँ पर आपका क्या है बेंडिंग का। अभी हम लोग देखेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के अंदर हम ये सब चीजें पढ़ने वाले, लेकिन वहां पर बेसिकली क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में जो बीम बेंड होती थी उसी के कारण तो डिफ्लेक्शन आता था। तो ये बेंड में कहीं ना कहीं जो ई आई है, इस ई आई को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेट इज कॉल्ड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ठीक है, दिस इज नॉट आर ई, ये आर आई है। ठीक है, तो ये आपका जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जो है, ये कहानी समझ में आया। तो ये हमने कहीं ना कहीं देखिए मोमेंट को लेके बात किया हुआ है। और सीधी सी बात है, कोई भी अगर आपकी बॉडी है, इसको अब मैं आ रहा हूँ फिजिकल सिग्निफिकेंस, इस पे अगर आएंगे तो जितना ज्यादा किसी भी बॉडी का ई आई होगा, किसी भी बॉडी का जितना ज्यादा ई आई होगा, उस बॉडी पे मोमेंट उतना ही ज्यादा एक्ट करना पड़ेगा बेंडिंग करने के लिए। डेफिनेटली ई आई ज्यादा होने का मतलब बॉडी के अंदर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी उतनी ही ज्यादा है, और जितनी ज्यादा फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होगी उस बॉडी के अंदर उतना ही ज्यादा आपको क्या है, मोमेंट अप्लाई करना पड़ेगा बेंडिंग करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये जो चीज है, आप जो भी बॉडी आप डिजाइन कर रहे हो, पहला चीज हमको क्या समझ में आया, देखो डेफिनेटली आई बढ़ाना हमारे लिए ऑलवेज हेल्पफुल है। यहां तक अगर आप कंक्लूजन अगर आप देखो तो यहां पर हम लोग कंक्लूजन में लिख सकते हैं क्या, सबसे पहला चीज, किसी भी बॉडी के लिए आई बढ़ाना मतलब बेंडिंग की अगर बात किया जाए तो आई, व्हाट इज आई, आई इज द न्यूट्रल एक्सिस। ये जब आप बढ़ाओगे तो आई बढ़ाने से आपके दो फायदे होंगे। क्या क्या फायदे होंगे, पहला जो बेंडिंग स्ट्रेस है ये कम होना है, डेफिनेटली ये जो हमारा डिजायर है। दूसरा चीज, बेंडिंग स्ट्रेस कम कैसे होना है, जैसा कि मैं आपको बताया, सिग्मा बी इक्वल टू आपको क्या मिला था, एम बाई जेड मिला था, जेड इक्वल टू आई बाई वाई होता है, तो एम वाई बाई आई। तो आई अगर आप बढ़ाओगे तो बेंडिंग स्ट्रेस कम मिलेगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा, अगर आप आई बढ़ाते हो तो बॉडी के अंदर डिफ्लेक्शन आपको कम मिलेगा। बोथ आर बेनिफिशियल फॉर अस डेफिनेटली, मतलब ये आप देखोगे तो बेंडिंग स्ट्रेस भी कम है और डिफ्लेक्शन भी कम है, तो डेफिनेटली बोथ आर, ठीक है, देखोगे बोथ आर, तो क्या आपको क्या है, डेफिनेटली पॉजिटिव पॉइंट है ये चीज हमारे लिए। तो जितना ज्यादा आप आई की वैल्यू बढ़ा के रखोगे उतना ज्यादा आपको बेस्ट डिजाइन मिलेगा। ठीक है, तो कभी भी अगर आप बेंडिंग इक्वेशंस मतलब किसी भी बीम के अंदर अगर आप लोडिंग एक्ट कर रहे हो, डेफिनेटली लोड लगे, मोमेंट लगे, जो भी आपका एक्ट करता है, आपको हमेशा कोशिश क्या करनी है कि जो आपको आई है, आई आपको बढ़ा के रखना है। ठीक है, मतलब एक चीज मुझे ये समझ में आ गया क्या, कि अगर मैं किसी भी बॉडी का जो डिजाइन कर रहा हूं उसके लिए अगर मैं आई की वैल्यू को हाई रखूं, जितना हाई रखूं जितना बेस्ट हो जाए, ठीक है, जितना बेहतरीन मैं आई न्यूट्रल एक्सिस मतलब न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लो, उतना मेरे लिए बेस्ट डिजाइन है। ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो इस वीडियो के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको कंक्लूजन अगर हम लोग देना चाहें तो क्या दे सकते हैं। पहला, इस वीडियो में देखिए हमने जो पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा है बेंडिंग इक्वेशन का एनालिसिस। फर्स्ट टर्म्स में हमने ए और बी को इक्वेट किया, ए और बी को इक्वेट करने के बाद ये रिलेशन है जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेंथ है। दूसरा हमने क्या किया, जो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया था फर्स्ट वाला। सेकंड हमने जो बात किया बी और सी को हमने बात किया हुआ है, यहां से भी हमारा क्या है, कहीं ना कहीं आई हेल्पफुल दिखा है। ए और सी को इक्वेट करने के बाद यहाँ पर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी भी आ गया, और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कहीं ना कहीं इस बॉडी के डिफ्लेक्शन को क्या किया है, कम किया है। ये जो आपकी बॉडी का जो डिफ्लेक्शन है, दिस इज द डिफ्लेक्शन,
तो फ्रैक्शनल रिजिडिटी के अंदर भी बात करें तो फ्रैक्शनल रिजिडिटी में बॉडी का डिफ्लेक्शन क्या है, कम हो गया है। मतलब आप कुल मिला के आप ये समझ सकते हो कि बॉडी के अंदर देखो EI बढ़ रहा है, मतलब फ्लैक्सुअल रिजिडिटी बढ़ रही है, तो बॉडी का आपको डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर I बढ़ाना, देखो E तो आपने एक बार देखो मटेरियल चूज कर लिया, कोई आपको 10 kg मटेरियल ला के दे दिया तो आप E तो चेंज नहीं कर पाओगे ना, ठीक है, क्योंकि E का मतलब क्या है, यंग मॉड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, और प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल चेंज नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको I के साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी। I आपके डिजाइन के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए मैं दो चीजों को लेकर ज्यादा फोकस कर रहा हूं, E और I। यहाँ पे अगर मैं बात करूं E को लेकर, व्हाट इज E? E इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये जो आपका है E आपको क्या शो कर रहा है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये आपको जो शो कर रहा है दिस इज कॉल्ड E। अच्छा I को लेके बात करेंगे तो I आपको क्या शो कर रहा है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो आपको I शो कर रहा है ये I क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर ये जो हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास है दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अबाउट किसके एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपका किस पे डिजाइन, ये किस पे बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन डिजाइन, ठीक है, बेस्ड ऑन डिजाइन ऑफ क्रॉस सेक्शन, बेस्ड ऑन डिजाइन ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। मतलब अब मुझे फाइनली जो फोकस करना है वो I के लिए फोकस करना है, ठीक है। जो मेरा I होगा, वो जो मेरा I निकल कर यहाँ पर जो आया हुआ है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा कौन किस तरीके के लिए बेस्ट होगा, कौन सा हमको यूज करना चाहिए, ठीक है। फाइनली कुल मिला के इस वीडियो का एम, अगर मैं सीधा सीधा इसको एक लाइन में पूरा कंक्लूजन देना चाहूं तो आप जो भी बेंडिंग के लिए मटेरियल यूज कर रहे हो आपको ऐसा चूज करना है जिसके लिए I की वैल्यू हाई हो। अब ये कैसे हाई होगा इसको हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर SSC JEE का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।